हेलो दोस्तों वेलकम टू वीपीज टेस्ट लैब चैनल अगेन। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था, लोगों ने कमेंट किए थे कि आपका आवाज़ काफ़ी कम आ रहा है या फिर इट इज़ नॉट क्वाइट ऑडिबल। तो मैंने आज थोड़ा सा मेरा माइक चेंज कर लिया है। आई होप आपको आवाज़ क्लियर आएगी। तो अभी तक हमने मैनुअल टेस्टिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें देख ली है, राइट। तो अगर आप वीपीज टेस्ट लैब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो टेस्टिंग रिलेटेड आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाएगा। अभी तो हमारी सीरीज सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर ही चल रही है और एक रेज्यूमे कैसे बनाना है इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं। लेकिन अभी आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब अगर आपके पास प्रॉपर रेज्यूमे हो और आपके पास मैनुअल टेस्टिंग का मटेरियल हो तो आपको सबसे पहले जब इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपको कौन से टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एक फ्रेशर को कोई भी इंटरव्यूअर पूछेगा, उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। और जो पार्ट 2 रहेगा इसका वो रहेगा सिर्फ एक्सपीरियंस बंदों के लिए कि उनको टेस्टिंग रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पीपीटी बनाई है, मैं आज पक्के से इसको अपलोड करके आपको शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भले ही लिखा हो तो आपको मैं हिंदी में पहले समझा दूंगा ताकि आपको और इजी जाएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यानी क्या, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट। तो अगर आपको सिंपल भाषा में समझो तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब से ये होता है कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर को इस तरह से टेस्ट करना है कि उसके अंदर जो भी बग्स हो या फिर डिफेक्ट्स हो या फिर जो इश्यूज, हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के इश्यूज को फाइंड आउट करना और उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बस इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दे के रखी है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में यही है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके उसके इश्यूज फाइंड आउट करके उसको फिक्स करने के लिए जो भी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो, उसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहेंगे। दैट्स इट। और अभी अगर आपने दो तीन टर्म्स पढ़े होंगे, एक होता है क्यूसी, एक होता है क्यूए, मतलब एक होता है क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस, राइट। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है कि क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ इट हैज एनी बग एज वेल एज मेकिंग श्योर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक डेफिनेशन बताई कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर बग है, बग नहीं है, जो हमने प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसेस से हमें बग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ये होता है नॉर्मल क्वालिटी कंट्रोल। और बग फाइंड आउट करना मतलब क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग करना यानी क्वालिटी कंट्रोल। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, तो टेक्निक्स, मतलब हम किस टेक्निक से बग्स फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर किस टेक्निक से हम सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं, जो टेक्निक हम फॉलो करते हैं वो टेक्निक प्रॉपर है कि नहीं है। मतलब टेस्ट, जो टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है, जो हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका मेथड क्या है, इसे कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। और सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके बग फाइंड आउट करना, इसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। सिंपल डेफिनेशन है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग द प्रोडक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग द मेथड ऑफ टेस्टिंग द प्रोडक्ट। गॉट इट, सिंपल। और अभी तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मैनुअल टेस्टिंग एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो इसका तो रीजन आपको मतलब जवाब तो आपको सिंपली पता ही होगा कि जो भी हम ऑटोमेशन टेस्टिंग पे जाते हैं तो ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या करती है कि हम कोई एक स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर एक प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस हर एक मॉड्यूल्स को टेस्ट करता है बेस्ड ऑन अवर स्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब हमने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है वो अपने आप खुद का काम कर लेगी। अगर लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज पे जाएगा, उस पे पैरामीटर पास करेगा, लॉगिन करके देखेगा कि लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये होता है ऑटोमेशन, राइट। लेकिन मैनुअल इसके पूरा रिवर्स होता है। मैनुअल में क्या होता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, मतलब उसमें ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट वगैरह कोई नहीं रहती। एक टेस्ट केस होती है और एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर मुझे जाके देखना पड़ता है कि ओके टेस्ट केस में क्या स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो मैं खुद वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एग्जीक्यूट करूंगा और आउटपुट चेक करूंगा कि जो टेस्ट केस में आउटपुट दिया हुआ है वो सही में आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो विदाउट द यूज ऑफ कोड और विदाउट द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग और विदाउट द यूज ऑफ स्क्रिप्ट जो टेस्टिंग हम करते हैं उसे हम कहते हैं मैनुअल टेस्टिंग। ओके, तो अभी मैनुअल टेस्टिंग क्यों करना है भाई,
जबकि अगर समझ लो ऑटोमेशन टेस्टिंग है, तो एक बंदा क्या करेगा कि पूरे प्रोडक्ट की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख लेगा, अपना काम हो जाएगा, राइट। तो मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए मैनुअल टेस्टर के क्यों रखूँ? मेरे कंपनी में मैं 10 रिसोर्सेज का पैसा क्यों खर्चा करूँ, राइट। तो इसका कुछ कुछ तो रीजन होगा कि मैनुअल टेस्टिंग के जॉब आजकल बूम में है, तो इसके कुछ तो एडवांटेजेस होंगे, करेक्ट। और उस एडवांटेजेस की वजह से ही मैनुअल टेस्टिंग के जॉब अभी भी दुनिया में आईटी इंडस्ट्री में बढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल सिंपल उसके रीजंस दिए हुए हैं कि द एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आर, एक तो ये सस्ता होता है, सस्ता इन द सेंस अगर आप किसी भी मतलब आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर का सैलरी या फिर एक्सपेक्टेशंस या उसके खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके लिए एक डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन्स लगते हैं जहाँ पे वो ऑटोमेशन सेटअप करेगा। और उसके बाद हमें कभी कभी डेवऑप्स इंजीनियर्स भी लगते हैं सिर्फ ऑटोमेशन रन करने के लिए या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो ये सारे खर्चीले काम होते हैं। जबकि मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि जितने पैसे में एक ऑटोमेशन टेस्टर आज के तारीख में हायर होता है, उस पैसे में दो चार मैनुअल टेस्टर हायर करके टेस्टिंग की जा सकती है विदाउट एनी यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट टू डिप्लॉय ऑटोमेशन सेटअप्स। मतलब ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए किसी भी तरह का पैसा खर्चे बगैर अगर हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर है और एक लैपटॉप है, तो भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो मतलब ये सस्ता हो गया। इसके बाद जो भी चीज़ हम अपने आंखों से देखते हैं ना, उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर मैंने आपको कहा कि ये वीडियो में प्रॉब्लम क्या है, तो आप अभी सुन के और मतलब कानों से सुन के और आंखों से देख के बता सकते हो कि इसमें ये प्रॉब्लम है और इसका ये पोजीशन गलत है, यहाँ पे ये अंडरलाइन चाहिए था, यहाँ पे स्पेस है। डायरेक्टली आप बता सकते हो कि इसका ये फॉन्ट थोड़ा सा इम्प्रॉपर लग रहा है यार, इसका फॉन्ट अगर ये होता तो अच्छा रहता। तो ये शायद चीज़ें ऑटोमेशन में पकड़ी नहीं जा सकती। मतलब विजुअल इफेक्ट्स जो मैन्युअली एक ह्यूमन आईज या फिर ह्यूमन इंटरफेयर पकड़ सकते हैं, वो शायद ही ऑटोमेशन पकड़ पाए। इसके बाद बाद जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, मतलब ऑब्वियसली टेस्टिंग कौन करेगा? जिसके पास काफ़ी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स है और इसकी डिपेंडेंसी है कि भाई हमारे पास इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है और हमें काफ़ी कम दिनों में टेस्ट रिलीज करना है। उस केस में ऑटोमेशन काम में आएगा। लेकिन मैनुअल अगर छोटे सॉफ्टवेयर से है, तो उसके लिए मैनुअल सस्ते में फटाफट हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, करेक्ट। और इसमें हम एडॉक टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग में अभी तक वो तो जमाना आया नहीं है कि ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट ही डिसाइड करेगी कि क्या टेस्ट करना है। लेकिन मैनुअल में क्या होता है कि बंदा टेस्टिंग जब करता है तो कुछ भी आड़े टेढ़े काम कर सकता है, मतलब एडॉक टेस्टिंग कर सकता है। कोई एक होशियार रहेगा, वो यहाँ पे राइट क्लिक करके देखेगा। कोई एक होशियार रहेगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखेगा। समझ लो मुझे इस पावर पॉइंट को टेस्ट करना है, मैं क्या करूंगा? अगर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, मेरा स्क्रिप्ट का काम क्या रहेगा, दो तीन फंक्शन वो मोस्टली ऐड कर पाएगा कि भाई इस पे क्लिक करो तो ये होना चाहिए, इस पे राइट क्लिक करो तो ये होना चाहिए, इसको अगर मैं रीनेम करके देखूंगा तो ये होना चाहिए। मतलब लिमिटेशंस आ जाती है, करेक्ट। लेकिन अगर कोई मैनुअल बंदा रहा, उसको ये बोला है कि इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करो, इसको ब्रेक करो, तो वो दुनिया भर के सारी चीजें करके देख सकता है। इसको यहाँ से घुमा के इधर इधर पूरा खिंचका के कुछ भी कर सकता है। मतलब देर इज नो लिमिटेशन ऑफ टेस्टिंग इन केस ऑफ मैनुअल। ऑटोमेशन में रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, करेक्ट। तो ये सारी चीजें मैनुअल टेस्टिंग के बेनिफिट्स में आती है। और इसमें ऑब्वियसली मैनुअल टेस्टर को टेस्टिंग ऑटोमेशन टूल्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम भी रही तो भी चल जाता है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर का अगर उसके पास नॉलेज है और सॉफ्टवेयर टेस्ट कैसे करना है उसको पता है, तो वो भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है विदाउट द नीड ऑफ ऑटोमेशन टूल और विदाउट द नीड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मोस्टली यूआई टेस्टिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है कि मतलब आप यहाँ से देख सकते हो कि यार इसका यूआई ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था क्या, ये छोटा होना चाहिए था क्या। तो ये सारे रिव्यूज मैनुअल टेस्टर ही दे सकता है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इसके रिव्यूज नहीं दे सकती। तो ये सारे एडवांटेजेस है मैनुअल टेस्टिंग के। उसके बाद अभी ड्रॉबैक क्या है? ऑब्वियसली अगर मैंने आपको कहा कि भाई बार बार एक ही सॉफ्टवेयर को चूज टेस्ट करते रहो, मतलब आप मैंने आपको कहा कि आने वाले 30 दिन तक आपको इस डब्बे को ही टेस्ट करना है, ठीक है, ये डब्बा पावर पॉइंट का। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये लगेगा कि आप 10-15 दिन तो ये मेन्यू चेक कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, क्या होना चाहिए। लेकिन ऐसा 20वां दिन तो ऐसा आएगा ही आएगा कि आप बोलोगे अरे यार ये 20 दिन तक चल रहा था, अब इसको छोड़ दो, दूसरा चेक करो। आप एज्यूम करने लग जाते हो। ह्यूमन की टेंडेंसी क्या है? एजम्पशंस। वो एज्यूम करने लग जाता है कि जो मैंने कल टेस्ट किया था वो आज चलेगा ही चलेगा। तो कभी कभार ऐसा होता है मोस्टली कि ये चीज छोड़ दी, आगे बढ़ गए, कोई एक छोटा सा पार्ट छूट गया, या फिर हमें यहाँ पे लाल कलर का है कोई दिखा भी एरर, तो भी हम बोलेंगे यार ठीक है यार कुछ नहीं होता इतने से।
तो ये सारी चीज़ें मैनुअल टेस्टिंग के ड्रॉबैक में आती है कि ह्यूमन एरर बढ़ जाते हैं, और ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि लेजीनेस, कभी कभार ये छोड़ दो वो छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट। और जो भी प्रोसेस मैंने फॉलो की है, समझ लो मैंने 20 दिन तक एक प्रोसेस फॉलो की है और मैंने बड़े एकदम धूमधाम से बताया कि हाँ मैंने ये फॉलो किया है, लेकिन मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा कि आपने 20-30 दिन कंटिन्यूअस सेम प्रोसेस से टेस्टिंग किया है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपने 2 दिन आराम कर दिया और मुझे बोल दिया कि हाँ मैंने टेस्ट कर दिया, पॉसिबल है, राइट। लेकिन ऑटोमेशन में क्या होता है कि हमारे पास सारे के सारे स्क्रिप्ट्स का रिकॉर्डिंग होता है और स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट पूरी रिटर्न होती है, तो हमें वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपने ये स्क्रिप्ट सही लिखी है या नहीं, या फिर स्क्रिप्ट में ही कुछ गलती है। लेकिन मैनुअल टेस्टिंग में ये ड्रॉबैक है कि एक तो ससेप्टेबल टू ह्यूमन एरर्स है, ह्यूमन लेजीनेस कभी कभी काम में आता है, मतलब आड़े आता है, और मैनुअल स्टेप का कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है, राइट। और ऑब्वियसली ह्यूमन की टेस्टिंग स्पीड में लिमिटेशंस होते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि आज 18 घंटे बैठ के काम करो और रात को 12 बजे ही काम करो, तो हो सकता है कि उसमें बोलेगा कि यार मुझे ज़्यादा पैसे दो तो अभी मैं करूँगा, राइट। अगर मुझे फुकट में इतने सैलरी में काम करवाना है तो मैं नहीं करने वाला। ऐसे पॉसिबिलिटी होती है। तो मतलब है कि अगर एक्स्ट्रा आवर्स का रन, अगर एक्स्ट्रा टेस्टिंग करनी है तो इसमें ह्यूमन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ऑटोमेशन का ऐसे नहीं होता है। अगर आपके पास एक सेटअप रेडी है तो आप दिन में कभी भी बार 24 घंटे वो टेस्ट स्क्रिप्ट को रन करके आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉबैक ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। अभी सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल लेके रखा है, लेकिन उसके सब उसके हाई लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी या फिर एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में बग फाइंड करते आना चाहिए, सबसे पहला काम। कि कोई भी सॉफ्टवेयर दे दो, मैं इसमें बग फाइंड करके रखूंगा ताकि इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। एक तो आपको बोलना आना चाहिए, भले ही आप थोड़ा सा टुटका फुटका बोलो, लेकिन आपको बोलते आना चाहिए, ताकि आप किसी भी इशू को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाओ स्टेक होल्डर्स के आगे। और उसके साथ साथ आपको टीम प्लेयर होना चाहिए, मतलब जब बड़ी टीम हो या फिर छोटी टीम हो या फिर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो, तो आपको उसमें काम करते आना चाहिए और किसी भी तरह का प्रेशर आपको हैंडल करते आना चाहिए। तो ये हो गया स्किल्स विच आर नीडेड। और अभी मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एसडीएलसी। टेस्ट मतलब मैनुअल टेस्टिंग के अंदर में पूछते हैं कि एसडीएलसी और एसटीएलसी में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि कुछ ज़्यादा फर्क समझ में मत रखो, ठीक है। एसडीएलसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं तो वो किस किस फेज में से निकलता है। तो उसमें सबसे पहला होता है कि हमें सॉफ्टवेयर कौन सा बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहली फेज होगी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब रिक्वायरमेंट लो। उसके बाद रिक्वायरमेंट को एनालाइज करो, मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एक बार रिक्वायरमेंट अपने पास आ गई तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसका डिजाइन करो, करेक्ट। मतलब डिजाइन द प्रोडक्ट ऑन हाई लेवल। उसके बाद आता है कोडिंग। डिजाइन जब रेडी हो जाता है कि भाई ये है मेरा प्रोडक्ट, है मुझे बनाना है, तो उसके बाद स्टार्ट होती है कोडिंग। लेकिन इससे पहले और एक प्लान आता है, वो होता है प्लानिंग। कोडिंग के पहले प्लानिंग नाम का फेज होता है, मतलब एक बार डिजाइन बन गया तो हम प्लान करते हैं कि कौन कोडिंग करेगा, कौन टेस्टिंग करेगा, कौन से महीने में क्या कोड लिखा जाएगा, कौन से महीने में क्या टेस्टिंग होगा। इस तरह का प्लानिंग होता है। उसके बाद आ गया कोडिंग। जैसे ही कोडिंग स्टार्ट होती है उसके साथ साथ आता है टेस्टिंग। और अभी टेस्टिंग में आता है फेज, उसका नाम है एस टी एल सी। एस टी एल सी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैंने आगे के लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ठीक है। अभी एस टी एल सी के भी हाई लेवल बता देता हूँ। जैसे कोडिंग स्टार्ट होता है उसके बाद टेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। टेस्टिंग में क्या क्या फेज आते हैं। पहला होता है टेस्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद होता है बग रिपोर्टिंग। बग रिपोर्टिंग में क्या क्या फेजेस है, इसमें होता है रिपोर्ट द बग, उसके बाद फिक्स द बग, उसके बाद एक तो क्लोज होता है बग या फिर रीओपन होता है बग फिर से, करेक्ट। और उसके बाद जब एस टी एल सी में टेस्ट एग्जीक्यूशन आ गया, इसमें भी टेस्ट प्लानिंग नाम का एक फेज होता है। कि मतलब ऑब्वियसली टेस्टिंग मतलब कि हवा में थोड़ी करते हैं, उसका भी एक प्लानिंग चलता है कि भाई टेस्ट प्लान करना है कि कैसे टेस्ट करना है, कौन से महीने में क्या चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन हो जाता है स्टार्ट, उसके बाद बग रिपोर्टिंग, सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। उसमें बग रिपोर्ट किया, फिर डेवलपर ने फिक्स किया, फिर मैंने क्लोज किया, अगर इशू फिक्स नहीं हुआ है तो उसको रीओपन किया और फिर से डेवलपमेंट के पास चला गया। तो वो साइकिल चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा और रिलीज टाइम पे हो गया, उसके बाद एक फेज आता है, उसका नाम है डिप्लॉयमेंट। मतलब एक तो कस्टमर एंड पे डिप्लॉय करो,
या फिर क्लाउड पे डिप्लॉय करो। और एक बार प्रोडक्ट डिप्लॉय हो गया तो उसके बाद एनुअली मंथली अगर किसी को समझ लो प्रोडक्ट हमने पूरा का पूरा टेस्ट कर लिया लेकिन फिर भी कस्टमर को कुछ बग्स मिले तो वो बग्स को फिक्स करना है या फिर किसी तरह के अपडेट्स अगर हमें लाने हैं तो उसमें आता है मेंटेनेंस फेज। ये सबसे आखिरी का फेज होता है जिसमें मेंटेनेंस मोड में अपडेट्स नए नए सिक्योरिटी फिक्सेस या फिर कोई बग आया तो बग को फिक्सेस ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। तो ये होगी पूरी एसडीएलसी साइकिल। और एसडीएलसी साइकिल में ही एक पार्ट आता है इसका नाम है एसटीएलसी। और एसटीएलसी में ही आता है बग लाइफ साइकिल, बग रिपोर्टिंग से लेके बग क्लोज करने तक या फिर बग रीओपन करने से बग क्लोज करने तक। ठीक है, तो ये हो गया एसडीएलसी। उसके बाद आठवां क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, मतलब मैनुअल टेस्टिंग के टाइप्स क्या क्या है। तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इस तरह के 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आगे की किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो हम सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं तो मैंने आपको हाई लेवल बता दिया है। इन सारे के सारे टेस्टिंग के टाइप्स को मैं आगे किसी एक वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली exactly पता चले कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, व्हाइट बॉक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है। ठीक है, लेकिन हाई लेवल पे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, शायद आपको हेल्प हो जाएगी कि मतलब ये तो वीडियो मेरा इस तरह से है कि मैंने सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, ऑन हाई लेवल जिसके आंसर्स अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन डेप्थ सॉफ्टवेयर टेस्ट करके कि क्या होता है ब्लैक बॉक्स, क्या होता है व्हाइट बॉक्स, ये मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है ठीक है, अभी यहाँ पे हाई लेवल बता देता हूँ कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या है। ब्लैक बॉक्स मतलब जो आपको दिखाई नहीं देता, वो आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कोड दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो आप कोड के पार्ट को छोड़ दो, आपको जो ऊपर ऊपर दिख रहा है उसका टेस्टिंग करना है। मतलब अगर समझ लो ये मेरा यूआई है तो यूआई के टेस्टिंग को हम ब्लैक बॉक्स कहेंगे। और ब्लैक बॉक्स में हमें क्या करना है, हमें इसके इंटरनली क्या लिखा है हमें कोई लेना देना नहीं है, पीछे क्या लिखा है हमें कुछ पता नहीं है कि कोड कैसा है क्या है क्यों नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। हमें सिर्फ ये यूआई टेस्ट करने के लिए कहा है तो हम इसको पूरा का पूरा टेस्ट करेंगे। मतलब इसकी बाउंड्री वैल्यू टेस्ट कर लेंगे, इसका यूआई रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेंगे, इसका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कर लेंगे, मतलब कंटेंट देखेंगे और प्रॉपर है क्या नहीं देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जब टेस्ट करेंगे इसको कहते हैं हम ब्लैक बॉक्स। और व्हाइट बॉक्स इसका पूरा अपोजिट होता है। व्हाइट बॉक्स में हम एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि इस फंक्शन का कोड सही लिखा है क्या, अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू पास की तो एरर फेंकेगा क्या, अगर मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा क्या। इस तरह के टेस्टिंग को हम कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, और अभी अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग क्या होता है। हम्म, आपने कभी प्ले स्टोर पे गए हो क्या, प्ले स्टोर, अगर आप प्ले स्टोर पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक बीच बीच में बीटा वर्जन थ्रो करता है, पता है क्या बीटा वर्जन फॉर टेस्टिंग। इन शॉर्ट बीटा वर्जन का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल क्लाइंट हो या फिर एक्चुअल यूजर हो उसकी हेल्प लेके टेस्ट करना मतलब बीटा टेस्टिंग है। और अल्फा टेस्टिंग उसके अपोजिट, मतलब बीटा टेस्टिंग मतलब एक्चुअल कस्टमर, एक्चुअल यूजर, एक्चुअल क्लाइंट को प्रोडक्ट रिलीज करने से पहले टेस्टिंग करवा लेना, उसको हम कहते हैं बीटा टेस्टिंग। और अल्फा टेस्टिंग मतलब जब कोई प्रोडक्ट रिलीज होना बाकी है तब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे जो टेस्टिंग होती है डेवलपर्स एनवायरनमेंट पे उसे कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। और अभी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का फर्क क्या है। तो अभी वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि वेरिफिकेशन क्या एवेल्यूएट करता है कि डेवलपमेंट फेज, वेरिफिकेशन एवेल्यूएट द सॉफ्टवेयर एट डेवलपमेंट फेज असर्टिंग वेदर और नॉट द प्रोडक्ट मीट द एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो रिक्वायरमेंट है, एक्स रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट में एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। समझ रहे हो आप, मतलब दो चीजें होती है। हम टेस्टिंग में क्या करते हैं, दो चीजें वेरीफाई करते हैं। एक, जो प्रोडक्ट बना है उसमें बग नहीं है, पहली चीज। और दूसरी, जो हमने रिक्वायरमेंट लिखी है वो रिक्वायरमेंट अपने सॉफ्टवेयर में है या नहीं। इन शॉर्ट, अभी जब ये पावर पॉइंट किसी ने बनाया होगा तो उसने बोला होगा कि मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो सारे स्लाइड्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। ठीक है, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे बीच में एक बड़ा विंडो लेके उसका कंटेंट दिखना चाहिए। ये होगी रिक्वायरमेंट जो कि मेरी स्पेसिफाइड थी। तो अगर ये रिक्वायरमेंट प्रॉपरली मीट हो रही है या नहीं, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। और अभी वैलिडेशन का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ ब्रेक हो रही है क्या,
यहाँ पे वाइट कलर था लेकिन ये रेड आ गया है क्या, या फिर क्लिक करने के बाद ये ओपन ही नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है। इसका टेस्टिंग करना मतलब वैलिडेशन। वेरिफिकेशन मतलब रिक्वायरमेंट इज मीटिंग और नॉट, मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस और नॉट, ये हो गया वेरिफिकेशन। वैलिडेशन मतलब प्रोडक्ट में कुछ बग है क्या या फिर प्रोडक्ट स्मूथली चल रहा है क्या विदाउट एनी इशू, मतलब वैलिडेशन। ठीक है। अभी अभी आपने नाम सुना क्या पता नहीं मुझे, लेकिन टेस्ट बेड ये मोस्टली आजकल पूछता है कि टेस्ट बेड क्या होता है। टेस्ट बेड मतलब सिंपल है कि कोई भी एक हार्डवेयर या फिर किसी भी एक मशीन का जो हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें डेवलपर्स एनवायरनमेंट पे कोई सॉफ्टवेयर चेक करना है, समझ लो google.com हमें चेक करना है, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर रहेगा या फिर एक हार्डवेयर रहेगा। जिस हार्डवेयर पे हम इंटरनल टेस्टिंग के लिए वो प्रोडक्ट को डिप्लॉय करेंगे और इंटरनली टेस्ट करते रहेंगे उस हार्डवेयर में। तो वो जो हार्डवेयर है जिसके ऊपर हमने एक टेस्ट एनवायरनमेंट बनाया हुआ है उसको हम कहते हैं टेस्ट बेड। ठीक है। और अभी कुछ सवाल आपने सुने होंगे, सैनिटी टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग। इसमें स्मोक का लिखा नहीं है मैंने, ठीक है, लेकिन सैनिटी और स्मोक इसमें क्या फर्क है बताया क्या? तो सैनिटी और स्मोक इसमें फर्क इतना ही है कि जब भी हम रेगुलर बिल्ड्स निकालते हैं, मतलब समझ लो टेस्ट एक्चुअल में अगर आपने काम नहीं किया होगा तो आपको थोड़ा ये समझने में डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक समझ लो कि हमारे पास इस हफ्ते का काम है कि इस हफ्ते में हमें 10 इश्यूज फिक्स करने हैं। ओके। तो हम क्या करते हैं डेवलपर लोग कि 10 इश्यूज को फिक्स कर लेते हैं प्रोडक्ट में और उसका एक नया बिल्ड निकालते हैं। लेकिन वो बिल्ड एक्चुअल टेस्टर के पास टेस्ट करते करने के लिए जाने से पहले उसके ऊपर एक टेस्ट केसेस का बंच रन करते हैं, उसे कहते हैं स्मोक टेस्टिंग। तो स्मोक टेस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट, कि किसी भी बिल्ड को टेस्टिंग के लिए रिलीज करने से पहले जो बंच ऑफ टेस्ट केसेस रन करते हैं उसे हम स्मोक टेस्ट कहते हैं। लेकिन सैनिटी का मतलब क्या होता है? सैनिटी का मतलब सिंपल होता है कि जब कोई भी मेंटेनेंस मोड का आप सिनेरियो पकड़ो कि एक तो सॉफ्टवेयर कस्टमर के पास है लेकिन कस्टमर ने कुछ बग्स हमें भेजे थे जिसको हमने फिक्स कर दिया है, करेक्ट। तो मेंटेनेंस मोड में अगर हम बग फिक्स करते हैं और वो पर्टिकुलर बग फिक्स हुआ हुआ प्रोडक्ट अगर हम कस्टमर को देते हैं तो उससे पहले कुछ बंच ऑफ टेस्ट केसेस को हम रन करते हैं ताकि ये एश्योर हो जाए कि ये प्राइमरी यूज केसेस तो रन होनी चाहिए बग फिक्स होने के बाद भी। तो जो टेस्टिंग हम करते हैं किसी भी कस्टमर को देने से पहले ताकि मेन फंक्शनैलिटी सही से वर्क हो रही है या नहीं ये देखने के लिए, तो उसे कहते हैं सैनिटी टेस्टिंग। और ये बहुत ही मतलब कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई व्हेन शुड डेवलपर्स इंप्लीमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये ऑब्वियसली जब हम टेस्ट प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो टेस्ट प्लानिंग के वक्त ही कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस मतलब सॉफ्टवेयर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये सारी चीज़ें हम यूजुअली मॉनिटर कर लेते हैं। ये आप ऊपर ऊपर ध्यान रखो ताकि आपको कभी अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो आपको ये पता होगा, लेकिन फ्रेशर के लिए शायद से इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखने जैसा क्वेश्चन है। तो ये और वो पीछे वाला क्वेश्चन सेम ही था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग या फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। और अभी बग और डिफेक्ट में क्या फर्क है, ये तो मोस्ट कॉमन मोस्टली सबको पता ही होता है कि जब तक टेस्टर किसी इशू को फाइंड आउट नहीं करता है तब तक वो डिफेक्ट होता है। सिंपल है, सॉरी। मतलब अगर किसी इशू को डेवलपर ने खुद ने पकड़ लिया और फिक्स कर लिया तो उसको हम कहेंगे डिफेक्ट। लेकिन अगर वही इशू टेस्टिंग में टेस्टर ने पकड़ लिया तो उसको हम कहेंगे बग। ठीक है। और एरर और फेलियर में क्या फर्क है? अगर हमने डेवलपर टेस्ट कर रहा है मतलब डेवलपर ने कुछ कोड कंपाइल किया, ठीक है, और उसको कंपाइलेशन में ही एरर आ गया मतलब सॉफ्टवेयर बिल्ड नहीं हुआ है कंपाइलेशन में ही, तो उसे कहेंगे हम एरर। लेकिन अगर वही इशू टेस्टर ने पकड़ लिया और सॉफ्टवेयर ब्रेक हो गया तो उसे हम कहेंगे कोड का फेलियर। सिंपल। और जीयूआई टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जीयू का फुल फॉर्म पहले समझ लो आप। जीयूआई मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, मतलब अभी ऊपर ऊपर देख रहे हो ना ये यूआई, यूआई कहते हो हम, यूआई राइट। तो यूआई कोई दूसरा वर्ड है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जीयूआई का टेस्टिंग मतलब जीयूआई टेस्टिंग, ये आप ध्यान रखो। और व्हेन शुड टेस्टिंग एंड, अभी ये व्हेन शुड टेस्टिंग एंड का मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, आप शायद फ्रेशर लेवल पे समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज लैंग्वेज में ये बता देता हूँ कि मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज में टेस्टिंग एंड कब होती है? वो तब होती है, पहला, उनके प्लान फिक्स होते हैं कि मुझे 3 महीने में प्रोडक्ट रिलीज करना है तो वो पूरे 3 महीने का प्लान करते हैं, ठीक है।
और 3 महीने में मेन मेन फंक्शनलिटीज पे फोकस करते हैं और उनका बजट फिक्स होता है कि 3 महीने में टेस्टिंग करने के लिए मुझे 10,000, 15,000, 20,000, 10 लाख, 25 लाख जो भी है वो खर्च करना है। उनका बजट भी लिमिटेड होता है, टाइम भी लिमिटेड होता है। जब ये दोनों अपनी थ्रेशोल्ड मीट करते हैं उस वक्त वो टेस्टिंग बंद करते ही करते हैं। अदरवाइज ऐसा ना हो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि 10 तारीख को मुझे प्रोडक्ट चाहिए लेकिन हम 15 तारीख तक टेस्टिंग कर रहे हैं, ये मोस्टली इम्पॉसिबल होता है। और इसीलिए वो प्लान ऐसा करते हैं कि कोई भी नया इशू या फिर रिग्रेशन इशू एट द एंड ऑफ द गेम ना आए। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो, जब बजट और टाइमिंग का थ्रेशोल्ड मीट होता है तब टेस्टिंग रोक देनी चाहिए। और जब बग का जो इन्फ्लक्स है, मतलब बग्स मिलने का जो फ्लो है वो अगर कम हो जाए और प्राइमरी फंक्शनलिटीज प्रॉपरली चल रही है तब भी टेस्टिंग रोक देनी चाहिए। और तीसरा होता है कि जब जो भी कोड मैंने लिखा है वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो मुझे इनिशियली मिली थी वो प्रॉपरली मीट हो रही है। जब ये 3-4 सिनेरियो आ जाते हैं तब हमने टेस्टिंग को रोक देना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो इतना सिंपल 20 क्वेश्चंस हैं, ये मोस्टली फ्रेशर लोगों को ये पूछते हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान में रखिए और अगर आपको कुछ भी लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं वो भी टेस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दूंगा। और इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आने वाला हूँ क्योंकि उसमें शायद से मैं थोड़ा बहुत एडवांस एक्सपीरियंस लोगों के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या क्या गलती है ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उसको इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू।